जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम 30 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और आज का वीडियो जो है पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में 1 से लेकर 13 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और बाकी जो है 14 से लेकर 25 नंबर क्वेश्चन तक आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। देखिए कोई भी एग्जाम यदि आप देने जाते हैं सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर जाइए। तो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। यदि आप इस बार एनटीपीसी में एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो जरूर प्रीवियस ईयर पेपर कर जाइए, चाहे कोई भी सेक्शन का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो या फिर जीके जीएस का पोर्शन हो, ठीक ना। तो जरूर कर जाइए। देखिए मैथ के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो भी पॉइंट्स बताएंगे, जो भी फॉर्मूले ट्रिक्स बताएंगे उन सभी को आप नोट करिएगा जरूर, क्योंकि आने वाले जो और सेट है ना उसमें काम देगा आपको और एग्जाम में भी आपको काम देगा। तो फार्मूला सिर्फ इसमें बताएंगे तो ऐसा नहीं कि इसी में काम देगा, आगे भी और कोई एग्जाम में काम देगा, ठीक ना। तो आप ध्यानपूर्वक नोट करिएगा, जो मैं बोलूँगा उतना ही करिए, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। बोल रहा साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एस आई बराबर जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का सभी को पता होगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो ऐसे सवालों को आप ट्रिक के माध्यम से नहीं बनाइए, सिंपल है तो सिंपल में हम बना लेंगे, कैलकुलेशन फर्स्ट करेंगे। तो बोल रहा है कोई धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। मान लेते कोई राशि 1 है तो वो दोगुनी हो जाती है। प्रिंसिपल 1 यदि माने हैं तो राशि हो जाता है, मतलब अमाउंट हो जाता है दोगुना। अमाउंट का मतलब क्या है? मिश्रण। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही तो हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं ना। अमाउंट और प्रिंसिपल के डिफरेंस को ही तो हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब ब्याज। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। सिंपल इंटरेस्ट की जगह 1 बैठा देना। प्रिंसिपल कितना माने तो 1 इंटू रेट पूछ रहा, रेट मान ले आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी टी का मान कितना है मेरे दोस्त 12 है बटे 100 हो जाएगा। अब आर बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 12 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 25 बटे 3 आएगा। तो इसको यदि 8 सही 1/3% आ जाएगा, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो देखिए ये इतना लिखे रामायण महाभारत आपको समझाने के उद्देश्य से। आप मने में कर लीजिए कि कोई धनराशि स्वयं की दुगनी हो जाती है, मतलब 1 से 2 हो गया, प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 2 हो गया। इसका मतलब इंटरेस्ट जो होगा इन दोनों के बीच का अंतर होता है, तो अंतर 1 है। तो 1 बराबर मने ये फार्मूला भी मत लिखिए, 1 बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1 आया तो 1 बराबर प्रिंसिपल 1 माने आर इंटू 12 बटे 100 होता है, ठीक है ना। नहीं तो एक और फार्मूला देखिए, ट्रिक भी है इसका। कोई ट्रिक क्या है ना, रेट बराबर क्या होगा ना, यहाँ पर सॉरी टाइम दिया ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर असल में होता है रेट इंटू टाइम होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। अब सिंपल इंटरेस्ट फिर वही यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा आपको, 1 लिखना ही पड़ेगा। तो बेहतर है यही फार्मूला आप लगाकर बनाइए, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल आ गया है और इस तरीके का सवाल मैं टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो जाकर जरूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बोल रहा है एक लड़के ने 3 रुपया में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदा तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपया में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया। तो पूछ रहा लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। नहीं लाभ होगा या फिर हानि होगा, कितना होगा ये बताना है आपको। तो जब भी ऐसा सवाल रहे ना तो सबसे पहले देख रहे हैं कर क्या रहा है, खरीद रहा एक बार और दूसरे बार बेच रहा। सबसे पहले यहाँ पर रेशियो ले लेना है, रुपया ऊपर में रखना है और वस्तु जो है ना वो नीचे में रखना, ध्यान रखना, ठीक ना। रुपया और वस्तु के रेशियो को लेना है और जो होगा मान लिया क्रय मूल होगा तो वो सीपी हो जाएगा। क्रय मूल क्या होता है 100%, देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे 3 लिए, रुपया ऊपर लिया, वस्तु कितना है 15, वस्तु है नीचे, 3 रुपये में 15 की दर से क्या कर रहा, खरीद रहा मतलब 100% है। ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% है, यही तो होता, खरीद रहा मतलब कॉस्ट प्राइस है।
कॉस्ट प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या मानते हैं हम, 100% मानते हैं ना। अब देखिए बोल रहा कि 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से बेच रहा, तो अभी क्या बताया, रुपया ऊपर में रखना और वस्तु जो है ना वो नीचे में रखना है। तो रुपया कितना है, 2 रुपया में बेच रहा, कितना, 3 चॉकलेट की दर से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या कर रहा, बेच रहा मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितना में बेच रहा, 2/3 की दर से। अब देखिए लाभ या हानि होगा, 3/15 का वैल्यू 100% है, ध्यान रखिएगा, 3/15 का वैल्यू जो है वो 100% है। तो 2/3 का कितना होगा, सेलिंग प्राइस हम देख लेते हैं कितना में बेचता है। तो 2/3 का वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त 100, ये 15 ऊपर चला जाएगा और 3 ये नीचे आ जाएगा, इंटू 2/3 का आप पूछ रहे हैं तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक ही नियम लगाए, समझ में आया। तो 3/15 का वैल्यू 100% था, तो 2/3 का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3×5=15 करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, ये 1000/3 आएगा, ध्यान रखिएगा 1000/3 आ गया ना, प्रतिशत था तो प्रतिशत आ गया। अब यहाँ पर क्या सेलिंग प्राइस है ना, ये सेलिंग प्राइस आया। अब देखिए मेरे दोस्त कॉस्ट प्राइस 100% था, सेलिंग प्राइस 100/3% था, तो क्या लाभ हुआ या हानि हुआ। तो बोलिएगा यहाँ पर इसको डिवाइड करिएगा ना, तो कितना आएगा, 133.1 मिनट, कितना आएगा, 3 दूना 6, 2 3 4 18, 3 दूना 6, 3 तिया 9 आएगा, 1 मिनट, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 3 तिया 9 आएगा, ठीक है ना, एक इतना आ जाएगा, इतना प्रतिशत, समझ में आया। डिवाइड किया कुछ नहीं, 1000/3 किए, 333 सही 1/3%। अब देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस 100% था, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 333 सही 1/3%। तो लाभ हो रहा है या हानि, तो बोलिएगा लाभ ही हो रहा है, 333.033% में बेच रहा, तो कितना का लाभ हो रहा है मेरे दोस्त, सीधे 100 से कंपेरिजन है, मतलब 233 बढ़ा हुआ प्लस 1/3% बढ़ा हुआ, तो यही लाभ इसका हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 233 सही 1/3% लाभ, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। देखिए सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे यहाँ, अब देख रहे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, पूछ रहा है कि दोनों ऑप्शन है, लाभ होगा या हानि। तो हम देख लिए कॉस्ट प्राइस 100% है, तो सेलिंग प्राइस इससे ज्यादा आया तब लाभ होगा, इससे यदि कम आ जाता, 100 से कम आ जाता तो हानि होता, 100 से जितना कम आता उतना प्रतिशत हानि होता, 100 से जितना ज्यादा आ गया उतना प्रतिशत लाभ हो जाएगा। इसीलिए तो 100 मानते हैं ताकि कंपेरिजन करना आसान हो, ठीक है ना। 100 से 233 सही 1/3 ज्यादा है तो इतना ही प्रतिशत लाभ हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो जब भी यह सवाल आए तो ऐसे ही बनाना, ठीक। समझ में आया तो बताना कमेंट बॉक्स में, और नहीं समझ आया तो भी बताना, ठीक। साथियों देखिए एक फिर से सवाल आ गया टाइम एंड वर्क का, बहुत बार रिपीट कर रहा, सेमी क्वेश्चन, डिजिट चेंज कर रहा, इसीलिए बोलते हैं बार बार कि प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, एकदम निश्चित रहिए मैथ के लिए या फिर रीजनिंग के लिए या फिर जीके के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर कर जाइए, रिजल्ट होकर आएगा, मैं गारंटी के साथ करता हूँ। बोल रहा है यदि ए बी से दोगुना कार्यकुशल है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति है, ए है और बी है। बोल रहा है कि ए बी से दोगुना कार्यकुशल है, यदि बी की कुशलता जो है ना इफिशियंसी 1 है, तो ए का कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोल रहा दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी, ये तो इफिशियंसी है दोनों का, इफिशियंसी को टाइम से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है ना। अब देखिए दोनों मिलकर 20 दिन काम को पूरा करने में लगाता है, तो 20 दिन लगाता है, ठीक है, यहाँ 20 दिन लगाता है, कितना की इफिशियंसी से दोनों काम करेगा, तो ए का इफिशियंसी 2 है, बी का इफिशियंसी 1 है, तो इन्हीं 3 के इफिशियंसी से काम करता है ना दोनों मिलकर, तब 20 दिन में काम पूरा हो जाता है। इन टोटल काम कितना है मेरे दोस्त, 60 काम है, ठीक ना, 60 काम है, और इसको ए को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ए का इफिशियंसी कितना है, ए 2 के इफिशियंसी से काम करेगा, तो 2 के इफिशियंसी से काम करेगा, 60 काम पूरा करना है, तो कितना दिन लग जाएगा मेरे दोस्त, 30 दिन लग जाएगा इसको टाइम ए को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। समझ में आया, बहुत ही सिंपल सवाल।
साथियों देखिए एक बार फिर से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा होगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, कोई ये जो नंबर दिया है ना, ये कोई एक नंबर को आप पकड़ लीजिए और एक नंबर से चारों ऑप्शन में डिवाइड कर दीजिए और वो ऑप्शन पकड़िए जो हट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हट कर रहे हैं, इसमें तो कोई हट कर दिख ही नहीं रहा, सब 7 का मल्टीपल है। तो यानी 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम पकड़ते हैं। तो 7 से यदि हम डिवाइड मारते हैं, तो 7 से डिवाइड मारते हैं, देखिए 7 से क्या ऑप्शन में कट रहा सभी। तो 7 से ऑप्शन ए में नहीं कट रहा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी भी नहीं कट रहा, ऑप्शन सी भी नहीं कट रहा, ऑप्शन डी ही कट रहा। 60 बार में 7 42, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से डिवाइड हुआ, ये 14 से भी डिवाइड होगा, ये 28 से भी डिवाइड होगा, ये 35 से भी डिवाइड होगा, ये 42 से तो होगा ही, ठीक है ना। आप कर देख लीजिए। यदि देखिए एक ही पकड़े हम, 7 को ही पकड़े, यदि 7 से ये डिवाइड ऑप्शन डी के अलावा यदि कोई और होता तो फिर आगे चेक कर लेते, देखते 14 से हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल आएगा, बना लीजिएगा। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि ए को 20 से 25% अधिक वेतन मिलता है तो बी को ए से कितने प्रतिशत कम वेतन मिलता है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए 2 है, ए है और बी है, ठीक। बोल रहा कि ए को 20 से 25% अधिक वेतन मिलता है, तो बी को यदि 100% वेतन मिलता है 100 रुपया, तो ए को कितना मिलेगा, तो 25% अधिक मतलब 125 मिलेगा। अब बोल रहा है कि बी को जो वेतन मिलता है ए से कितना प्रतिशत कम मिलता है, कम तो मिलता है ये दिख रहा, लेकिन कितना प्रतिशत कम मिलता है ये पूछना। तो कम के सेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर तो लेंगे ही, अंतर 25 का है तो 25 लिख देंगे। और बोल रहा कितना प्रतिशत कम मिलता है, कम के सेंस में क्या करते हैं, नीचे में कौन वैल्यू रखते हैं, बड़ा वाला वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा वाला वैल्यू 125 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि प्रतिशत में निकल जाए। अब देखिए 25 पचे 25 से और 5 20 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। 20% जो है ना वो कम वेतन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। वह सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः मापा जा सके। तो देखिए असल में ये सवाल जो है ना एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक का है और इस तरीके का सवाल और भी बनता है, मैं बता रहा हूँ। ये बोल रहा है कि लकड़ी के सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करिए जिससे है ना इन सभी को हम माप सके, यानी मापा जा सके आसानी तरीके से, कोई भी लकड़ी जो है ना बर्बाद ना हो, ठीक है ना। जैसे कि देखिए एकदम बच्चे की तरह समझा रहे, मान लेते हैं एक जो लकड़ी की लंबाई वो 48 मीटर का, समझ में आया। दूसरे लकड़ी का लंबाई जो है ना वो है आपका 56 मीटर का, ठीक। और तीसरे लकड़ी का लंबाई जो है ना वो 72 मीटर का। अब बोल रहा कि कोई ऐसा बड़ा से बड़ा लकड़ी लाइए जिससे कि हम तीनों को माप सके और बढ़िया पूरी मापा जाए, कटे कोई फालतू का टुकड़ा ना कट के बच जाए। यानी कि जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछे ना कि बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात करिए तो आपसे पूछ रहा कि उसका HCF क्या होगा, और इसका HCF से ही जब हम मापेंगे तो इस लकड़ी का टुकड़ा एक भी बर्बाद नहीं होगा, पूरे हो जाएगा। अब देखिए 48, 56 और 72 का यदि हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, HCF लेंगे तो इसका HCF क्या होगा, देखिए तो क्या 4 होगा, 8, 4 नहीं ऑप्शन है, कोई बात नहीं, क्या 8 हो सकता है, 8 6 48 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है ना। आप देखिए उतना करिएगा, कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो टाइम लगेगा। अब मनी में देख लीजिए कि क्या 4 कॉमन है, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 चौक 48, 14 चौका 56 और 18 चौक 72, यानी 4 ही कॉमन है सबसे, 8 ही सबसे बड़ा कॉमन है। तो इसका जो हो जाएगा HCF जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 मीटर की लंबाई का लकड़ी लेंगे ना तो हम पूरी सभी लकड़ी के टुकड़ा जो लट्ठा है माप सकेंगे ताकि कोई लकड़ी बर्बाद ना जाएगा, कटेगा फालतू का नहीं। देखिए 8 लेंगे तो 6 बार मापेंगे, 6 बार में
पूरे पूरी मपा जाएगा, कटेगा नहीं फालतू का। इसको हम 7 बार में मापेंगे, पूरी पूरी कट जाएगा, लकड़ी बढ़ जाएगा, फालतू का बर्बाद नहीं होगा। उसी तरीके से इसको 9 बार हम मापेंगे, 68 करके है ना, 68 मीटर लंबाई का, तो पूरे पूरे कट जाएगा, लकड़ी बढ़ जाएगा, फालतू बर्बाद होगा नहीं। तो 8 मीटर के लकड़ी से हम इसको मापेंगे ना, तो ये पूरी पूरी मापा जा सकेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। और रुक जाइए, एक और सवाल दे देगा आपको कि एक ग्वाला जो है ना के पास 3 टैंक है और तीनों टैंक में इतना लीटर पानी है, दूध है, इतना लीटर दूध है, इतना लीटर दूध है, तो कौन सा ऐसा माप का यूज करें ताकि दूध को पूरी तरीके से मापा जा सके, ठीक है ना, वही दूध बढ़िया से मापा जाए, कोई दूध थोड़ा भी बचे ना, ठीक है ना, पूरे पूरी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी जब आएगा तो आपको क्या करना है, HCF का ही सहारा लेना है, डालना है, ठीक। मान लिया जाए इसमें बहुत बार ऐसा भी पूछ देगा कि कितना बार हम इस लकड़ी को हम मापेंगे, कितना बार ये काटेंगे ताकि पूरे पूरे हो जाए। तो इसको हम कितना बार काटेंगे, 6 बार में। ये कितना बार में मपाएगा, 7 बार में। ये कितना बार में, 9 बार में। 48, 68, 56, 72, तो टोटल कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी 22 बार में ये टोटल मपा जाएगा लकड़ी के लट्ठा जो तीनों है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा, और ये पूछेगा कहाँ पे, दूध वाले प्रश्न में, ध्यान रखना। साथियों देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का एक सिंपल सवाल है। बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है और थीटा धनात्मक न्यून कोण है, यानी थीटा का मान जो है ना वो 90 डिग्री से कम ही है, तो पूछ रहा है कोस थीटा -10 थीटा अपॉन 2 कोस थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना। तो देखिए साइन थीटा बराबर 5/13 दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 5/13 दिया हुआ है, तो यहाँ से P/H होता है, तो B का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, बेस का मान वो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। अब यहाँ बैठा देंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12/कर्ण, कितना आ जाएगा 13 माइनस टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना 5/12 हो जाएगा, आधार बटे 2 इंटू टेन थीटा का मान 5/12 है, कोट थीटा का मान इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 12/5 कर देते, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे, 144 माइनस 65, 144 माइनस 65 करेंगे तो कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ, 144 माइनस 65 बटे क्या हो जाएगा, 13 इंटू 12 हो जाएगा, ये 12 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब ये है 12 इंटू 24, 12 गुना तो 24/5 है ना, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 5/24 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 144 में 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 और 44 कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा, 79 आएगा ना। तो 79 इंटू ये 5 है बटे कितना हो जाएगा, 13 इंटू 12 इंटू 24। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है ना, कोई कट रहा क्या, 5 से नहीं कट रहा, 13, 79 भी नहीं कट रहा, तो ऊपर में क्या होगा ना, और मल्टीप्लाई 9 × 45 के 5, बाकी 4 35 4 39, 395 ऊपर में आ रहा है बटे। अब ऑप्शन देख लीजिए, एक बार झाँक लीजिए, नीचे में सबके 3744 है, 3744 नीचे आएगा ही, देख लीजिए, 3 दूना 6, चौका 24, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है मेरे दोस्त, तो नीचे में सेम है, नीचे में गुना करने की कोई जरूरत नहीं, आपको बेनिफिट ही मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर के। तो ऊपर में सिर्फ मल्टीप्लाई कर लिए 395 होगा, बाकी तो नीचे में 3744 हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मौका का फायदा उठा लीजिए और निकल जाइए बना के, ठीक। साथियों देखिए, रेशियो में बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बताने वाला है। दिया हुआ यदि x/5 बराबर y/6 बराबर z/11 है, तो पूछ रहा है x + y + z का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल रहे ना, x/समथिंग रहे और बराबर y/समथिंग बराबर z/समथिंग रहे ना, तो जो x और y और z इन सभी का मान जो होता है ना, उसके नीचे वाला ही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ x होना चाहिए और यहाँ पर सिर्फ y होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ z होना चाहिए। ऐसा ना 2x/5 रहता ना, तो ऐसा नंबर मत कर देना x = 5, ठीक है ना। कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर में सभी के कोफिशिएंट में 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, और जो नीचे में होगा ना वही वैल्यू उसके बराबर हो जाएगा जिसके नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो 5 किसके नीचे, x के नीचे, x के नीचे क्या है 5, तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा
वाई के नीचे क्या है 6 हो जाएगा, जेड के नीचे जो है वही वैल्यू हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 6 + 11 बटे जेड का मान क्या है 11, तो क्या हो जाएगा 11 11 22 हो जाएगा ना बटे 11 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। मान लिया जाए यहाँ पर 3x = 4y = 5z रहता, तो आपसे x + y + z बटे जेड पूछता, यही चीज पूछता, तो क्या करते आप, क्या करते हम क्या बोले आपको, कोफिशिएंट सिर्फ 1 रहना चाहिए, और नहीं है तो हर हाल में लाओ 1 कोफिशिएंट। यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। तो कोफिशिएंट 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे सभी रेशियो में हम सेम काम कर सकते हैं ना, तो सेम काम क्या करेंगे 3 4 5 का एलसीएम लेकर है ना नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 60 एलसीएम आता है, ठीक है ना। 60 आ रहा है, 3 4 5 का एलसीएम 60। अब इसको काटेंगे 20 आ रहा, इसको काटेंगे 15 आ रहा, इसको काटेंगे तो 12 आ रहा, यानी x बटे कितना आ रहा 20 बराबर y बटे कितना आ रहा 15 बराबर z बटे कितना आ रहा मेरे दोस्त 12 आ रहा। तो x y और z का मान जो हो जाएगा 20 15 और 12 आ गया। कोफिशिएंट 1 लाना है, हर हाल में नहीं आया तो यदि, अब देखिए ये सवाल था ये, अब दूसरा मेथड से भी इसको हम बना सकते हैं, जिससे देखिए x 3x = 4y = 5z था ना, जेड था ना, तो हम x का मान निकालेंगे ना, चल तो x का मान निकालेंगे इस तरीके करके क्वेश्चन में, तो x को हम ढक देंगे, x का मान निकालेंगे तो x को हम ढक देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी कोफिशिएंट है 5 का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब y का मान निकालना है ना दोस्त, तो y को हम क्या करेंगे ढक देंगे, ठीक है ना। अब क्या है x और z को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब z का मान निकालना है ना मेरे दोस्त, तो z को हम क्या करेंगे ढक देंगे। अब क्या होगा 3 × 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए क्या x y z क्या 20 15 12 आ रहा है, देखिए 20 15 12 आ रहा है ना, सेम प्रोसेस। तो जो आपको मन करे वो प्रोसेस अपनाइए, लेकिन क्वेश्चन को बना कर आइए। देखिए रेशियो का कुछ पॉइंट्स था स्टार्टिंग के, हालांकि बताएं टॉपिक भाई जब बताएं ना तो जाकर देख लीजिए, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको करना है। साथियों देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके के सवाल में मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना उसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है ना वो 484 है, तो पूछ रहा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस तरीके का सवाल करने का बहुत सारा मेथड है। सबसे पहले बेसिक मेथड बताते हैं। बेसिक मेथड क्या है, पहली संख्या मान लीजिएगा x है, 4 क्रमागत मतलब 4 लगातार सम संख्या बोल रहा, क्रमागत मतलब सम। पहला क्रमागत संख्या x मान लीजिएगा सम संख्या, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। देखिए मान लीजिए सबसे छोटी संख्या x + 2 2 2 ऐड होते चला जाएगा सम संख्या, यदि विषम भी रहता तो भी 2 2 ऐड होता, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों का योगफल हम यदि करके देखते हैं तो कितना आता है मेरे दोस्त, बोल रहा कि 484 आ रहा है, ठीक है ना, 484 है, ठीक। अब जोड़ेंगे हम चारों को तो कितना आएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 2 4 6 6 12 बराबर 484 आ रहा है, ठीक है ना। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 484 माइनस 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 472 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 472 बटे 4 आ जाएगा, तो ये 100 कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा, ठीक है ना। 118 x बराबर सबसे छोटी संख्या पूछा ना, तो सबसे छोटी संख्या इन चारों में क्या है x ही तो है ना, तो x का मान आ गया 118, तो 118 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब एक और रुक जाइए, देखिए यहाँ है ना ये 4 दे दिया तब ना आप जल्दी जल्दी कर लिख दिए, मान लेते 15 दे देता तो 15 तक लिखते रहते, नहीं ना लिखते, वही तरीका बताएंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो लिख लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं ना, n लगातार सम या विषम संख्या का औसत दिया रहे और आपसे बड़ी और छोटी संख्या पूछे, लिख लीजिएगा n लगातार विषम संख्या का या सम संख्या दिया रहे, n लगातार सम या विषम संख्या दिया रहे, इसका औसत विषम संख्या का औसत दिया रहे, औसत दिया रहे, तो मेरे दोस्त बड़ी संख्या आपसे पूछेगा और छोटी संख्या भी पूछ सकता है, ठीक है ना, छोटी
संख्या भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या होता है औसत प्लस n माइनस वन होता है, ठीक है ना। और छोटी संख्या होता है औसत माइनस n माइनस वन होता है, बस इतना होता है। बड़ी संख्या में प्लस होता है, छोटी संख्या में माइनस होता है। हम बाकी ब्रैकेट में n माइनस वन दोनों में आता है, ठीक। अब हमको दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है 484। तो इन 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 484, तो औसत कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से हम डिवाइड, हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा छोटी संख्या बराबर क्या, औसत माइनस n माइनस वन। तो औसत कितना हो जाएगा 484 को हम 4 से डिवाइड करेंगे ना, 4 संख्या है ना, 4 क्रमागत लगातार, 4 लगातार है, तो 4 माइनस n माइनस वन, n का मान कितना होगा, n लगातार सम या विषम संख्या, तो कितना लगातार है, 4 लगातार है। 4 क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। तो 4 माइनस वन कर देंगे, n की जगह यहाँ 4 है, तो 4 माइनस वन कर देंगे। ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 121 आ जाएगा, 121 आएगा, माइनस ये 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, तो 118 आ जाएगा ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ गया ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना, लिख लेना मेरे दोस्त, n लगातार सम या विषम संख्या का औसत दिया रहे तो आपसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछ सकता है। तो इसका फार्मूला होता है औसत प्लस n माइनस वन, और छोटी संख्या औसत माइनस सिर्फ यहाँ होता है, बाकी n माइनस वन वही होता है। अब यहाँ पर देखिए औसत नहीं दिया डायरेक्ट, बहुत लड़का लगेगा अरे औसत तो दिया ही नहीं, हम तो औसत रट के माने, भाई योगफल दे दिया है ना, औसत निकालने में क्या दिक्कत है, संख्या भी दे दी है, 4 वो संख्या है, 4 का योगफल 484 है, तो औसत हमको निकालने में क्या कोई परेशानी है, बस 4 से डिवाइड कर देंगे, हो गया, औसत निकल गया। ये माइनस n की जगह लगातार जितना बोल रहा, 4 लगातार बोल रहा, तो 4 माइनस वन होगा। छोटी संख्या है, बड़ी संख्या पूछता तो ये फार्मूला लगा देते, ठीक है ना। तो हर तरीके से ध्यान रखिएगा। और मान लिया जाए, देखिए बहुत बार होगा क्या देगा, ऑप्शन के माध्यम से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला छोटी संख्या 118, दूसरा क्या होगा 120, तीसरा क्या होगा 122, चौथा क्या होगा 124, चारों को जोड़ लीजिएगा 484 आ रहा, निकल जाना मार्क, ठीक। ऐसे होता है एग्जाम में नंबर उठाने का तरीका। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा 3 + 12 + 27 + डॉट 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 प्लस 3n² का मान पूछ रहा क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, n के फॉर्म में ऑप्शन दिया है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने में क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। 3 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है 1 + 4 + 9 + डॉट 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 प्लस n², ठीक है ना, n² कॉमन, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए यदि इसको हम 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n के स्क्वायर से रिलेट कर पा रहे हैं ना, 3 कॉमन है, कर रहे हैं ना। अब देखिए क्या आया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 n के स्क्वायर, तो क्या हुआ n लगातार संख्या के वर्गों का योगफल का ये फार्मूला है ना। तो इसका वर्गों का योगफल का फार्मूला हम लिखेंगे, तो क्या होगा, एक मिनट साथियों देखिए, तो ये एक सीरीज बन रहा है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका क्या होता है मेरे दोस्त, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, ठीक है ना, 6 होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर 3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो 3 लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो n × n + 1 × 2n + 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या ऑप्शन कोई है इसका, तो देखिए n × n + 1 × 2n + 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो जैसा देश वैसा भेष, ध्यान रखिएगा। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का ये फार्मूला होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, और 3 पहले से कॉमन ले लिए थे, ठीक है ना। ये फार्मूला जो होता है इतना का होता है, ठीक, इतना का होता है। समझ में आया साथियों। देखिए एक और सवाल है, और आज के क्लास का जो है लास्ट सवाल है, उसके बाद ये 23 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार और याद दिलाते हैं, जो भी भाई बहन इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आया सेशन,
पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और कैसा रहा फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना, प्लस माइनस कहाँ गलती की है, हो सकता है गलती भी हुआ होगा आपके नज़र में तो बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट बार उस गलती को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि दर्ज होती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है तो पूछ रहा 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में जनसंख्या जो है ना वो 6400 है मेरे दोस्त, और बोल रहा प्रति वर्ष जो है ना 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि होने का मतलब क्या है ना, 1/10 का मतलब क्या है, कोई जनसंख्या जो 10 से 11 हो जाता है, मतलब जो भी जनसंख्या है ना 6400, इसमें हम क्या करेंगे 11/10 से मल्टीप्लाई होगा, फाइनली 10% की वृद्धि है। तो ऐसे भी अब हम बोलते दूसरे लैंग्वेज में कि 6400 का 10% की वृद्धि और सीधे 110/100 कर देंगे, तो 1 0 1 0 खत्म, 11/10 का फाइनली। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए 2 वर्ष बाद बोल रहा हूँ, एक पहला वर्ष में 11/10 की वृद्धि हुआ, फिर दूसरा वर्ष में भी 11/10 की वृद्धि होगा। आप क्या करेंगे ना, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम देख लेंगे कोई 11 का मल्टीपल है या फिर 6400 है ना, ये लास्ट के 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 का मल्टीपल है कि नहीं। तो 8 का मल्टीपल ना यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, 72 ये नहीं दिख रहा, या 11 का देख लीजिए जो सबसे हटकर है 11 का देखिए डिविजिबल क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल जो पता है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका। 7 4 11 11 ये हो जाएगा, 11 से डिविजिबल मेरे भाई, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए तीनों ऑप्शन है ना जो 11 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। 7 4 11 7 2 9 कितना आ जाएगा, 2 नहीं होगा, 7 4 11 13 2 नहीं होगा। नहीं तो आप 8 का भी देख सकते हैं मल्टीपल, लास्ट में 3 डिजिट जो है ना 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 में 72 2 8 या 24 आ रहा है ना। अब और कोई आ रहा नहीं, आ रहा ऑप्शन कोई नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये तरीका जो बताएं ना भी ये काम देगा कब, जहाँ लंबा चौड़ा ज़्यादा ऑप्शन रहेगा वहाँ पर यही रूल काम देगा जो अभी बताएं। ऐसे तो गुना करने में कोई आसानी बड़ी टफ है नहीं, 2 0 2 0। अब क्या करेंगे 64 गुने, बहुत लड़का यहाँ भी संघर्ष करते रह जाएगा मेरे दोस्त, हम बता रहे हैं कोई से नहीं करना। 64 को 11 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नियम पता होना चाहिए। 4 10 के 0 बाकी 1 704 आ गया, फिर ये 11 अब मल्टीप्लाई इससे होगा ना तो क्या होगा 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, तो 7744 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 11 के मल्टीपल का रूल भी पता होना चाहिए, ठीक। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ होगा, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।